आज हम आपको एक ऐसे मामले के साथ रूबरू करवाने वाले हैं जो मामला काशीपुर तहसील के ग्राम बरखेड़ा पांडे से जुड़ा हुआ है। और मामला है दोस्तों ज़मीन घोटाले का। और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इस ज़मीन मामले में आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने उस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उधम सिंह नगर के जो डीएम हैं उनको आदेश दिए हैं जांच करने के लिए। और उस आदेश को 1 महीने के अंदर जो है हाई कोर्ट को बताना है इस पूरे मामले में दोषी कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों की भूमिका है और उनका अगर आप नाम सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। डीलर तो जिस प्रकार से धोखाधड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको मामला बताने जा रहा हूं इस पूरे मामले में जो तहसील प्रशासन है काशीपुर का, वो भी कहीं ना कहीं जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदे हुए था। और ऐसा नहीं है कि ये मामला कहीं आज का ताज़ा मामला है, ये मामला जो है 2010 से चल रहा है। और ये पूरा मामला क्या है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा कि एक व्यक्ति है जिसके नाम लगभग 20 एकड़ ज़मीन है। और इस 20 एकड़ ज़मीन में जो है सरप्लस, जिसको अगर सरल भाषा में कहें कि सीलिंग की ज़मीन, वो सीलिंग की ज़मीन पर जो है सरकार की तरफ से स्टे लगा हुआ था। क्योंकि जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़मीन हमारे नाम पर रहनी चाहिए, उसके अलावा अगर ज़मीन ज़्यादा है तो वो सरप्लस में जुड़ जाती है। और जिस वाक़या को मैं बताने जा रहा हूँ उस वाक़या में जिन व्यक्ति की ज़मीन थी उसने उस सरप्लस ज़मीन को धोखाधड़ी के साथ पूरी चैन को कैसे बेचा वो तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन उस चैन में एक हमारे साथ जो मित्र बैठे हुए हैं, काशीपुर का ग्राम ढकिया गुलाबो, वो पीड़ित भी आज हमारे साथ है। और वो पीड़ित उन लोगों का शिकार हुआ है और इस शिकार में उन्होंने अपने 42 लाख रुपए गंवा दिए। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या मामला है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है उसमें आपको 42 लाख रुपए की चपत लगी है, पूरा मामला क्या है? मामला सर ये है कि मैंने एक ज़मीन बेची थी ठाकर द्वारे की। वो मैंने ज़मीन बेची थी समथिंग 42 लाख समथिंग बेची थी। एक वो मेरे बुआ जी के लड़के हैं मेरे गांव में ही, तो वो मेरे घर आते जाते थे। उन्हें पता चला कि हाँ पैसा है इनके पास, तो ये मेरे घर आते जाते रहे। अभी मुझसे बोले, हमारी मम्मी से आके बोले कि आपके पास पैसा है, आप जो है एक ज़मीन है बरखेड़ा पांडे में है, बहुत बढ़िया ज़मीन है, आप वो ज़मीन को ले ले। हमने उनसे कहा कि कोई सरकारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए या कोई लाए विवाद के वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। बोला नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है हम पे भरोसा कीजिए। ठीक है। बंटी पे प्रमोद कह रहे हैं हमसे कि आप हम पे भरोसा कीजिए, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो खाली आपको क्या करना है, आपको पेमेंट देनी है और रजिस्ट्री करानी है। ठीक है। जो सौदा हमारा हुआ था वो सौदा हुआ था हमारे 36 लाख में। ठीक है। इन्होंने हमसे रजिस्ट्री वगैरह और अपने मतलब सब कुछ मिला के अपना इन्होंने, और इन्होंने हमसे 42 लाख रुपए लिए थे। अच्छा ये बताइए कि इस 42 लाख रुपए में आपने कैश पैसे बीना से आपने रजिस्ट्री करवाई है? जी सर। बीना को आपने कितने दिए? और जो आप एक बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में जसवंत सिंह है जिन्होंने 6 लाख रुपए का चेक जो है वहां पर सौंपा था, वो 6 लाख आपने जसवंत सिंह को दिया, बीना को कितने पैसे दिए और नगद जो दिए? मैंने जो बैंक टू बैंक दिया था मैंने 22 लाख दिए थे मैंने बीना को, और 6 लाख मैंने जसवंत को दिए थे। बाकी 14 लाख मैंने जो है इन लोगों को दिए थे, बंटी प्रमोद को। अच्छा, रजिस्ट्री करवाने का खर्चा? जी हाँ सर। कितना खर्चा आया? समथिंग 5 लाख रुपए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में रजिस्ट्री करने वाले, रजिस्ट्री करवाने वाले और यहाँ तक कि हमारे जो तहसील के रजिस्ट्रार कानूगो हैं वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका नज़र आ रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही खतौनी है जिस खतौनी में लगभग 2010 से सीलिंग भूमि का जो स्टे लगा हुआ है।
और बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री करवाने के बाद में जब तहसील में दाखिल खारिज हुआ, तो तहसील में दाखिल खारिज जो करने वाले अधिकारी थे उन्होंने भी इस पूरे मामले में एक लाइन और बड़ी साथ साथ डाल दी कि अगर किसी वजह से रजिस्ट्री करवाने के बाद जो जब दाखिल खारिज हुआ तो उन्होंने इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी डाल दी कि सह खाते में दर्ज प्रश्नगत भूमि उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगी तो यह नामांतरण आदेश उस ही दिशा में प्रभावित होगा। मतलब उनको साफ मालूम था कि ये ज़मीन जो है सीलिंग की ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री करवाई जा रही है और रजिस्ट्री करने के बाद दाखिल खारिज जब हो रहा है और दाखिल खारिज भी किया जा रहा है, खतौनी पे भी चल रहा है, उसके बाद भी साथ में लाइन जोड़ी जा रही है अगर किसी वजह से कोई माननीय न्यायालय का आदेश आता है तो ये रजिस्ट्री दाखिल खारिज किया जाएगा। अब क्या है, इस पूरे मामले में हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने इस पैसों को बर्बाद करने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना रिश्तेदार बताते हैं उसके मतलब विश्वास में लेकर के उन्होंने इसको ज़मीन जो है सीलिंग की ज़मीन दे दी है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और ख़ास बताना चाहता हूँ, जिस लेडीज़ ने इनको रजिस्ट्री करी है उस लेडीज़ ने जिससे ख़रीदी थी वो हैं हमारे काशीपुर की जानी मानी हस्ती लखविंदर सिंह है। उनसे खरीदी उन्होंने 2013 में और उसके बाद जो उन्होंने बेची 2022 में। अब बीना की रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है उनका भी आदेश के तहत जो है वो खारिज हो जाता है। अब क्या है, बीना ने 2022 में ये 23 में मामला 22 में ख़त्म हो जाता है और वो 23 में उस पुरानी रजिस्ट्री के आधार पर ही इन भाई लोगों को 1 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है। अब आपको ये कब पता लगा कि हमारे साथ ये सब कुछ फ्रॉड हो रहा है? सर मैं जब वहाँ तहसील गया था तो तहसील साहब के पास में उसके लिए दायर खारिज की रजिस्ट्री फाइल लगाई थी हमने, तो उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे। वहाँ गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि लक्ष्मी देवी आपका मम्मी का नाम है? मैंने हाँ सर मेरी मम्मी का नाम है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ज़मीन आपने कैसे खरीद ली? मैं सर क्या बात है इसमें बताइएगा, मुझे तो मालूम नहीं है इसके अंदर। कह रहे बेटा ये ज़मीन सीलिंग की है। मैं कहा सर ये किसने कहा आपसे? तहसीलदार साहब? नहीं पटवारी साहब ने, धर्मेंद्र जी ने। अच्छा। हाँ कि ये ज़मीन तो सीलिंग की है, आपने कैसे ले ली? मैं सर मेरी तो सही है। मैंने इनसे कहा मैं सर सीलिंग मतलब होता क्या है? बेटा ये जरा ये होती है सरकारी ज़मीन। जब मुझे जगह पता चला फिर मैंने इन लोगों से कहा कि भाई ऐसे बात है, मेरे बुआ के लड़के हैं प्रमोद बंटी, उनसे कहा मेरे भैया मैं अभी तहसील गया था, तहसील से उन्होंने ऐसे बताया कि ज़मीन तो सीलिंग की है, आप ज़मीन कैसे ले ली? वो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, भाई हमें बैठे तो यहाँ पे, आप दिक्कत ना लो, टेंशन मत लो आप। हमारे प्रमोद बंटी भैया कह रहे हैं हमसे कि आप तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कोई दिक्कत परेशानी है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको पैसा पूरा वापस दिलाऊंगा यदि ऐसी कोई बात है तो। प्रॉपर्टी के जो ठेकेदार हैं वो किस तरीके से विश्वास दिलाते हैं, आप इनकी जुबानी सुन रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आपने सुना है कि लेखपाल खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये ज़मीन सीलिंग की है, उसके बावजूद रजिस्ट्रार कानूनगो जो है रजिस्ट्री कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है, ये जो रजिस्ट्री है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद है जो बीना ने इनके नाम की, और वो ज़मीन सरप्लस ज़मीन थी जिसकी रजिस्ट्री की गई। अब जब इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, हालांकि इस पूरे मामले में काशीपुर एसडीएम ने बीना को और जसवंत सिंह को 22 में उनको नोटिस जारी किया था कि ये ज़मीन पर आप अवैध कब्जाधारी हैं, इसको खाली कर दीजिए। लेकिन आज 2026 आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई प्रशासनिक तौर पर कड़ी जो है कार्रवाई नहीं की गई। मामला 2010 से अगर देखा जाए तो आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल में इस सीलिंग की ज़मीन को खरीद फरोख्त करने वाले 9 लोग चिन्हित हो चुके हैं। वो 9 लोगों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर प्रशासन, तहसील प्रशासन कहाँ सोया हुआ है,
जो जो रजिस्ट्री में आप जानते हैं पैसे लगते हैं, कितने लाखों के हिसाब से पैसे लगते हैं। जिन जिन लोगों ने भी इस रजिस्ट्री में पैसे खर्च किए उनके पैसे तो क्या वापस आने हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सरकारी ज़मीन पर बंदर बांट का जो खेल चल रहा था, क्या आपको लगता नहीं है प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसकी संदिग्ध भूमिका जो है नज़र आ रही है? अब फिर उसके बाद आपने क्या किया जब आपको पता लगा कि अब हमारे हाथों में कुछ है नहीं, हमारे पैसे लुट चुके हैं? जी सर, तो मैं उनके पास समथिंग में महीने 2 महीने वैसे घूमता रहा इनके पीछे पीछे कि भैया मेरी रजिस्ट्री कराइए। बोले रजिस्ट्री तो मैंने आपको करा दी, मेरा दाखिल खारिज तो कराओ भैया। तो बोले दाखिल खारिज में हम कैसे करा दें, आप हमें पैसे दो, 2 लाख रुपए दो। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप हमें 2 लाख रुपए दो, मैं नंबर 2 से करा दूंगा। मैंने कहा, ये किसने कहा? ये हमारे बुआ के लड़के बंटी ने और प्रमोद ने कहा कि आप हमें 2 लाख रुपए दो और हम जो नंबर 2 से वो करा देंगे। फिर मैं इनसे कहा भैया मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। तो बोले ऐसे काम करो, फिर चुपचाप बैठे रहो, मैं जब ऐसा कोई मोड़ आएगा दाखिल खारिज कराने का तो हम करा देंगे। फिर मैं इस बीच पे मैं राजी नहीं हुआ। मैं फिर लगातार इनसे घर पे जाता रहा। घर पे गया मैं तो ये घर पे जाता था बंटी प्रमोद के घर, तो ये मुझे गाली बकते थे अनाप शनाप और जान से मारने की धमकी देते हैं आए दिन। अब आपने क्या करा है कि ये तो सब चीज़ें हो गई, वो मारने की धमकियां दे रहे, अब आपने न्यायालय की शरण में पहुंचे। जी सर। अब न्यायालय का जो आदेश हुआ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हाई कोर्ट का वो आदेश है जो अभी 2 दिन पहले बड़ी बड़ी अखबारों में छपा और उसके बाद में डीएम हमारे जो हैं भदौरिया जी, उनको आदेश हाई कोर्ट ने किया है कि आप इस पूरे मामले की जांच करें। आखिर इस मामले में ऐसा कौन सा अधिकारी था, कौन सा अधिकारी कर्मचारी था जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है गंभीर बनता चला गया। कितने लोगों के इस पूरे मामले में पैसे डूबे ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ ये केवल इस व्यक्ति के 42 लाख रुपए डूब चुके हैं। और इस पूरे मामले में लगभग ये जो ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, ये लगभग 14 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और इस ज़मीन को लाइन टू लाइन बेचने वाले लगभग मैं आपको बता दूं 9 लोग हैं, जिसमें एक राजविंदर कौर, परमजीत कौर, गुरजीत कौर, कश्मीरी देवी, परमहंस, लखविंदर सिंह, कुलविंदर कौर, राम दुलारी और बीना। और 10वां व्यक्ति ये है जिन्होंने रजिस्ट्री तो करवा ली लेकिन दाखिल खारिज इनका नहीं हुआ और जिस वजह से इनका नाम खतौनी में नहीं चढ़ा। अब बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि अभी 4 दिन पहले ही एसएसपी के निर्देश पर एक आईटीआई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे ही नटवर लाल जिसे कह सकते हैं या धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं 4 लोगों को गैंगस्टर के एक्ट जेल भेजा है। क्योंकि ये मामला मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, सुखवंत सिंह के मरने के बाद प्रशासन की जो है नींद खुली है और अब जो है कार्रवाई होती दिख रही है। लेकिन इस मामले में तहसीलदार को भी मालूम था 2010 से 2016 तक कितने तहसीलदार बदले, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों, क्या कारण था, इसके पीछे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अब आपको जो है क्या भरोसा मिला हाई कोर्ट से और क्या लगा, उम्मीद जगी है कि अब हमारे पैसे वापस हो सकते हैं? सर हाँ, थोड़ा लगता है अभी मैं कि जहाँ तक उम्मीद है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत। जैसे जसवंत सिंह ने तो 6 लाख का चेक दे दिया जिससे आपने रजिस्ट्री कराई, बीना का नाम लिया, उसने 22 लाख रुपए आपसे लिए, उसने कुछ नहीं कहा कोर्ट ने? उसमें कोर्ट ने उसने उस टाइम तो कह रही थी मैं दे दूंगी, देने के बाद फिर उसने एक शब्द दिया बीना ने कि मैं रजिस्ट्री जैसे मैं रजिस्ट्री मैंने कराई वैसी रजिस्ट्री में कराए, मैं इनको पैसे वापस कर दूंगा। अब बड़ी बात ये है, देखो ये कितने शातिर लोग हैं। मतलब बीना का कहना है कि जैसे मैंने आपको रजिस्ट्री करवाई है ऐसे रजिस्ट्री आप मुझे करवा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्जी रजिस्ट्री उसने करवाई थी, ये 420 का मामला है और इनको फंसाने के लिए वो कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही रजिस्ट्री करवा दीजिए, हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे ताकि 420 का मुकदमा इनके ऊपर भी लगे और ये भी कानून के तहत दोषी बन जाएं। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये भू माफिया का जो नेटवर्क है ये कैसे टूटेगा? जिन लोगों के पास मैं आज बैठकर इस पूरे मामले को सुन रहा हूँ,
ये एक बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनों के बारे में जानकारी नहीं है। रिश्तेदार पर भरोसा करके इन्होंने इस पूरे मामले में 42 लाख रुपए दांव पर लगा दिए। अब ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। आखिरकार उन्होंने अब जो है माननीय नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब उनको उम्मीद जगी है कि उनके जो 42 लाख रुपए खोए हैं वो कहीं ना कहीं मिलने की संभावना बन रही है। और दूसरी तरफ जो है हाई कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक तौर पर कौन कर्मचारी या अधिकारी दोषी हैं वो भी जांच करके उनके बारे में बताया जाए। और साथ ये भी कहा है कि अब आने वाली जो उसमें तारीख लगी है, मैं आपको बता देता हूँ कि शायद आने वाली 16 अप्रैल जो है इसमें लगी है। 16 अप्रैल को उन सभी लोगों को वहाँ पर उपस्थित होने के लिए भी बोला है। अब आप इस पूरे मामले में अपने कमेंट सेक्शन में ये राय जरूर दीजिएगा कि आखिर ये भू माफिया का जाल कैसे टूटेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आज हमने जो भी इनसे बातचीत की है उसका वर्जन हम लेते, लेकिन अब वर्जन ले किससे, क्योंकि काशीपुर जितना प्रशासनिक अमला है वो जांच के घेरे में आ गया है। सवाल किया जाए तो किससे किया जाए। दोषी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना है। और हमारा अपने प्लेटफार्म के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि इस तरीके से भू माफिया के जाल से आप बचें। कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीद फरोख्त करते हैं उसकी अपने आप में स्वयं जांच करें, आखिर पूरा मामला है क्या। काशीपुर में अगर बात की जाए तो ज़मीन खरीदने के मामले में इतनी धोखाधड़ी हो चुकी है, एक एक प्लाट की 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर यही मामला हमने आप थोड़े दिन पहले कुंडा का भी उठाया था, लेकिन उसमें भी बड़ी रकम जो है लोगों की डूब चुकी है, लेकिन लोग दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। कोई कार्रवाई ऐसी ठोस नहीं हो रही जिसके चलते ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं ये बेनकाब हो सके। फिलहाल आज हमने इनसे बातचीत की है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ ये और थोड़ा सा बता दीजिए। दौलत सिंह। तो आप के पिताजी का क्या नाम है? राम गोपाल सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, मैं यहीं का रहने वाला, ढके गुलाबा काशीपुर। तो आप 16 को आप भी पहुंचेंगे वहाँ पे हाई कोर्ट? जी सर, मैं भी जाऊँगा। तो इसमें आप वैसे दोषी किसको देख रहे हैं कि क्या लगता है आपको, ये जो कुछ हुआ आपके साथ में, इसमें दोषी किसको देखा जा रहा है? दोषी सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर दोषी वो हैं जो मेरे फुफेरे भाई बंटी वे प्रमोद, इनके भरोसे पे आके जो जानकार थे उसके बारे में धोखा हुआ। जी सर, जो इन्हें पता था सब कुछ, इनके पता होने के बावजूद भी इन्होंने हमें ये ज़मीन दिलाई गई। फिर इनके साथ एक बंदा एक और भी है, बंटी पे प्रमोद के साथ एक बंदा एक और है जिसका नाम प्रगट है। अच्छा, ये उसी सब शुरू से उसे सब कुछ पता था। ये उसके तो आसपास बैठते रहते हैं ये लोग। इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी ये सीलिंग एक्ट की ज़मीन खरीदी, सरप्लस की ज़मीन खरीदी, अपने पैसे को निकालने के लिए वो पता उनको भी लग गया कि हम फंस चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को सेव करने के लिए फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवाते चले गए और आगे से आगे लोग जो है इस दलदल में फंसते चले गए। अब इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि इस ज़मीन का जो मालिक है वो मालिक जो है वो प्रभात कुमार साहू सीताराम निवासी जो है वो मुरादाबाद के हैं, जिसके नाम ये ज़मीन है। और इस ज़मीन में खरीद फरोख्त करने वाले सभी उत्तराखंड के लोग हैं। जो उत्तराखंड के लोग हैं, कैसे इस पूरे मामले में मीठी मीठी बातों में आकर ये लोग जो हैं दलदल में फंसते चले गए। अब आप ही बताइए कि इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की नहीं होनी चाहिए। ये मित्र हमारा बहुत दिन से हमें याद कर रहा था कि आप हमारे इस पूरे मामले पर जो है लोगों को बताएं कि इस तरीके का जो नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, ज़मीनों की धोखाधड़ी को लेकर मामला चल रहा है, इस पर यह बेनकाब इन लोगों को किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर बाहर से भी आकर यहाँ का लोकल व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। फिलहाल हम इस पूरे मामले की अपने प्लेटफार्म पर इस तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए, ताकि आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके समाज के जो मुद्दे हैं हर तरीके से उठाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा
कि इस पूरे भू माफिया का शासन प्रशासन की तरफ से क्या किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की नहीं होनी चाहिए। फिलहाल कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।